अगर आपको ब्रांड क्रिएट करना है ऑनलाइन आपको, तो आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे होना पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पहुंचते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के अंदर कोई प्रोडक्ट है ना इतना अच्छा वर्क कर जाए कि आप वो प्रॉफिटेबल बन जाए। हम लोगों ने जब से वो वीडियोस कनेक्ट किए तो उन वीडियो से हमारी ग्रोथ और मल्टीपल 2-3 टाइम्स बढ़ी। क्या ऐसी ट्रिक्स है, ऐसे हैक्स है जिनसे कस्टमर वेबसाइट पे लैंड हो सके? इसका सेगमेंट होता है कि अब मेटा चला हुआ परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। कि ये वेबसाइट पे जो रिव्यू का सेक्शन होता है, हाँ, क्या उससे कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है? अभी क्या है कि कस्टमर्स का है ना परचेज करने का जो टाइम स्लॉट है ना वो बहुत चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक जो क्या कहते हैं ट्रैफिक आ रहा है वहाँ का कस्टमर का कन्वर्जन ज़्यादा बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू पेड, क्योंकि पेड में आपको मल्टीपल टारगेटिंग करनी पड़ती है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आपने शॉपिफाई को ही क्यों चूज़ किया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारस है। clevercat.ai में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं बाय प्रोफेशन, और आगे चल के उन्होंने बिजनेस में अपना अच्छा मकाम बनाया। तो आज हम अपने गेस्ट कंदप चौबे का यहाँ पर वेलकम करते हैं और उनसे जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना हेल्थ एंड वेलनेस में अपनी इतनी अच्छी पहुँच बनाई। तो स्वागत करते हैं हम कंदप चौबे का। कंदप जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपना समय निकाला। ठीक है, तो बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट। कंदप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर खिलाड़ी आप अच्छा खेल रहे थे, कोर्ट पे बड़ा अच्छा था आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आपका बचपन जो था, आपका जो बचपन है वो काफ़ी अच्छा निकला स्पोर्ट्स में। लेकिन हेल्थ एंड सप्लीमेंट में और न्यूट्रिशन फैक्टर जो अपना सेक्टर है, इसमें आपका आने का जो रुझान बैठा, उसके पीछे का क्या आइडिया है? पारस यार, इसमें क्या है कि काफ़ी लंबी स्टोरी है मेरी। कि पहले मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं एक बिज़नेस में आऊँगा या फिर बिज़नेस में न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर मैं आऊँगा। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। मैंने अपना खेल मतलब स्पोर्ट्स कंटिन्यू करा टिल द एज ऑफ 26। फिर वहाँ से मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली, मैं जॉब के अंदर आया और जॉब करते करते मेरे को ये लगा कि यार मैं इसके लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता था कि यार डेली सेम रूटीन फॉलो करना है, कुछ डिफरेंट करने की हमेशा इच्छा थी, क्योंकि मैं खेलता था तो मेरे को कुछ लगता था। बिल्कुल बिल्कुल, आपका तो जो प्रोफेशन था उसमें आप बिल्कुल सही सोच रहे थे। हाँ, तो कुछ नया करने की बचपन से हैबिट थी मेरी। तो करते करते ये लगा कि यार ये अपने से नहीं बैठ पाएगा, अपन कुछ कुछ डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अपन इसके अंदर। तो एक आइडिया था मुझे, क्योंकि मेरे एक नोन थे, उन्होंने एक उनकी ना फार्मा की कंपनी थी। ब्रांड को कैसे स्टार्ट किया जाता है उसको मेरे को एक आइडिया था, तो हम लोगों ने क्या है, अपना एक ब्रांड रजिस्टर किया और ब्रांड चालू किया। लेकिन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते गए, हमको डिफरेंट डिफरेंट आइडिया आया कि ना कि प्रोडक्ट के अंदर क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या नया प्रोडक्ट चालू कर सकते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स क्या होंगे? मार्केट में क्या गैप है, मार्केट अभी क्या मांग कभी क्या चाहता है। ये 2019 की बात है। तो आपका रिसर्च बहुत टाइम से चल रहा था? रिसर्च कह सकते हो आप उसको। इनिशियली रिसर्च बहुत वीक था, है ना। तो लेकिन उस समय के हिसाब से जो हम लोग कर सके, हम लोगों ने स्टार्ट किया उस अकॉर्डिंग। कंदप जी, जब आपने ये इनिशिएट किया अपना आइडिया, जो भी आपके ये फ्रेंड थे, आपके नोन थे, फार्मा कंपनी में वो रिलेट कर रहे थे, उसके बाद में एकदम से तो हाइक नहीं मिली होगी, बहुत सारी चुनौतियां आपके लाइफ में आई होंगी, स्ट्रगल्स आए होंगे, क्या समस्याएं आपको आई? क्या कभी ऐसा आपको लगा कि मैं जो दूसरे सेक्टर में भी ट्राई करना चाहिए? यार इनिशियली 2 साल तक तो है ना मेरे को सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, ना कोई ऐसा बैकग्राउंड था, ना कोई ऐसी नॉलेज थी। तो चैलेंजेस मल्टीपल चैलेंजेस थे कि टीम कैसे बिल्ड करनी है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या सप्लाई चेन होती है। तो उसका मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था, और साथ ही मेरा जो टीम थी उनको भी कोई इतना आइडिया नहीं था। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीख के हम लोगों ने टीम क्रिएट करी, मार्केट में सप्लाई चेन क्रिएट करी, प्रोडक्ट कैसे पहुंचना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए वो समझा। तो वो धीमे धीमे हर एक स्टेप बाय स्टेप सीख के हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को या ब्रांड को अपना थोड़ा सा बड़ा बनाया। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि अभी कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो क्या उसका 2 साल 3 साल में बिजनेस इतने लेवल पे आ जाता है, वो रिसर्च कर लेता है कि उस थोड़ा सा इनकम ऑफ सोर्स उसका जनरेट हो जाए? या डिपेंड करता है कि ये ना कि बिजनेस में वो अपना पेस क्या जनरेट करता है।
डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पहुंचते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के अंदर कोई प्रोडक्ट है ना कि इतना अच्छा वर्क कर जाए कि आप वो प्रॉफिटेबल बन जाए। बिल्कुल। ये बहुत मुश्किल है ना। और लेकिन कई ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स करते भी हैं, 3 साल के अंदर प्रॉफिटेबली बनते हैं। तो इट पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और कितनी उसकी लर्निंग है। बिल्कुल। तो उससे जितना उसको उस प्रोडक्ट के बारे में समझता है या फिर मार्केट के बारे में समझता है, उतना फास्ट वो ग्रो कर पाता है। कंदर जी, अब आते हैं अपने सबसे मेन सेक्टर पे, ई कॉमर्स पे। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। तो ऐसी क्या चीज़ रही थी उस टाइम पे? क्या आपने कोई कोर्स किया था या कोई किताब पढ़ी थी या कोई आपका मेंटर था जिसने आपको खासकर उस वक्त में आपको सपोर्ट किया जब आप स्ट्रगल कर रहे थे? यार ई कॉमर्स का जो बिज़नेस था ना कि मैंने मतलब शुरुआत के बिज़नेस के फर्स्ट 2 इयर्स में तो मैं चालू ही नहीं कर पाया। मुझे बहुत चैलेंजेस आते थे। लेकिन एक टाइम आया कि मुझे लगा कि यार अब इसको चालू करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, कि ये बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टार्टिंग में ये डर लगता था कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस है इसके अंदर, क्योंकि बहुत मार्केट गैप था ही नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता कि मार्केट में कोई गैप ही नहीं है। लेकिन स्टार्ट किया, टीम हायर करी, टीम के थ्रू काम किया। लेकिन मैंने ये फाइंड आउट किया कि जितनी भी मार्केट के अंदर ई कॉम से रिलेटेड नॉलेज है ना लोगों को, वो बहुत बेसिक लेवल पे नॉलेज है। अच्छा, बेसिक लेवल पे होने के कारण क्या है कि उसमें ग्रोथ करनी बहुत मुश्किल है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने अप्लाई करी कि मुझे लगा कि मैं अपना ब्रेन यूज़ करूँगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी क्रिएट करूँगा और ऐसी टीम रखूँगा जो उस चीज़ को अप्लाई कर सके। और उसके कारण रिजल्ट्स आए, काफ़ी रिजल्ट्स आए, ग्रोथ काफ़ी हुई। और फ्लिपकार्ट पे हुई, अमेज़ॉन पे भी काफ़ी ग्रोथ हुई और वेबसाइट पे भी काफ़ी ग्रोथ हुई हमारी। तो उसी तरह से मैंने अपने चैलेंजेस को कंप्लीट करते हुए किया। तो यहाँ पे मैं ये समझ पाया हूँ कि बिजनेस को करना और राइट टाइम पे कौन सा बिजनेस ऑप्ट करना, ये समझ आप में पहले थी क्योंकि आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है आपका माइंडसेट बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड था कि अगर मैं इस पे सट्टा खेलूंगा तो ये मैं चला लूँगा। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ इस इंडस्ट्री के अंदर ही काम करूं। और इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम ऑप्शंस थे। मतलब आप स्पोर्ट्स एकेडमी पे काम कर सकते हो, आप है ना न्यूट्रिशन पे काम कर सकते हो। मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा न्यूट्रिशन देके थोड़ा सा इंडस्ट्री से कनेक्ट रह सकते हैं। कंदर्प जी, जैसा कि मैंने देखा आपके जो प्रोडक्ट हैं बड़े अच्छे आपके वेबसाइट पर लिस्टेड हैं, तो ऐसा आपका जो सक्सेस का जो मंत्राज है वेबसाइट को लेके, वो क्या चीज़ है? यार वेबसाइट को लेके सक्सेस का मंत्रा बहुत सब लोग का बहुत डिफरेंट होता है ना। मुझे ये लगता है कि पहले तो आपकी वेबसाइट का जो वेबसाइट पहले फेस पे जो दिखती है ना, वो काफ़ी डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट इन द सेंस कि कलरफुल होने चाहिए, उसके अंदर ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि अगर यूज़र वहाँ पे आए तो वो कनेक्ट कर सके अपने आप को। और मेनली ग्रोथ मैंने अपनी वेबसाइट पे जब से फील करी जब हम लोग कनेक्ट होने लगे हमारे कस्टमर्स से, क्योंकि कस्टमर्स को हम पर्सनली फीडबैक के लिए कॉल करते हैं कि कैसे इस प्रोडक्ट को है ना, मतलब कि प्रोडक्ट कैसा है और आपने ऑर्डर किया है तो आपने कंफर्म आपके ऑर्डर हैं कि नहीं है। तो मल्टीपल हम लोगों कस्टमर से कनेक्ट रह के हम लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ाई। लेकिन इसमें कई सारे फैक्टर मैटर करते हैं। जैसे कि अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यूजर जनरेटेड वीडियो दिखेंगे हमारे, यूजीसी वीडियोस कहते हैं जिन्हें। यूजीसी वीडियो। हाँ, तो वो वीडियोस उन्हें हम शॉपेबल वीडियोस भी कहते हैं। जो कस्टमर अगर उन वीडियोस को देखता है तो कस्टमर कनेक्ट कर पाता है कि मेरे जैसे लोग इस प्रोडक्ट को ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो उन वीडियोस से हम लोगों ने जब से वो वीडियोस कनेक्ट किए तो उन वीडियो से हमारी ग्रोथ और मल्टीपल 2-3 टाइम्स बढ़ी, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर कनेक्ट कर पाया अपने आप को कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट दिखता कैसा है, कैसे लोग उसको लेते हैं, और रियल इन्फॉर्मेशन हमारी वहाँ पे उस वेबसाइट पे दिख सके। तो आपने वीडियोस को अपने वेबसाइट पे लॉन्च किया कस्टमर से इंटरेक्शन के लिए या प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शंस के लिए वीडियो, हाँ, जिसको आपने शॉपेबल वीडियोस का नाम दिया। हाँ, मतलब कुछ कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, जैसे क्लेवर कैट करके कंपनी है, वो शॉपेबल वीडियोस है ना, शॉपेबल वीडियोस के ना प्लेटफॉर्म देती है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर डायरेक्ट एपीआई कनेक्ट कर सकते हैं। जिससे क्या है कि आपके जितने भी मतलब आपके मल्टीपल आपके ना प्रोडक्ट्स सेल आउट हो सकते हैं। कस्टमर की जर्नी थोड़ी लंबी हो जाती है। कस्टमर के लिए समझना आसान होता है कि इंटरेक्शन हो गया, क्योंकि उसके लिए इंटरेक्शन मान सकते हो आप। कस्टमर के लिए देखना आसान हो गया कि प्रोडक्ट है क्या, कैसा है, तो वो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। बस। तो ये डाउनलोड मतलब कैसे, मतलब गूगल से डायरेक्टली डाउनलोड होता है या फिर इसका कोई प्लेटफॉर्म होता है?
ये कंपनीज डिफरेंट कंपनीज, जैसे क्लेवर कैट है वो की कंपनी से आप बात कर सकते हैं, उसकी API डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते और कनेक्ट हैं। करने के बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कंदब जी, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना स्टार्टअप करते हैं, अपना वेबसाइट बनाते हैं, हाँ। लेकिन उनके वेबसाइट पे फुटफॉल्स नहीं होते, कस्टमर्स नहीं आते। हाँ। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या ऐसी ट्रिक्स है, ऐसे हैक्स है जिनसे कस्टमर वेबसाइट पे लैंड हो सकें? यार मतलब इंटरनेट पे ना मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, कस्टमर्स को तो पता होता नहीं है कि है ना कि कौन सी वेबसाइट मल्टीपल। अगर हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो एक प्रोडक्ट बात करते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन को लेके ही अराउंड 1000 ऑफ वेबसाइट्स हैं, लेकिन कस्टमर को नहीं पता। लेकिन कस्टमर को अगर आपको वेबसाइट पे लेके आना है तो एक इसका सेगमेंट होता है कि अब मेटा एड्स चला हुआ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, आप गूगल एड्स के थ्रू ना कस्टमर को वेबसाइट पे लेके आओ। तो जब कस्टमर अपने रील चलाता है या यूट्यूब देखता है तो उनको एक ऐड सेगमेंट दिखता है, तो उस ऐड सेगमेंट में या फिर उस रील्स के अंदर स्पॉन्सर्ड जो करके ऐड्स आते हैं उस पर क्लिक करता है तो कस्टमर सीधा आपकी वेबसाइट पे लैंड करता है। और वेबसाइट्स पे लैंड करने के भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कुछ ट्रैफिक जनरेट के लिए होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि सिर्फ देख लिया कि प्रोडक्ट क्या है या फिर ब्रांड क्या है, वेबसाइट क्या है। तो ऐसे करके धीमे धीमे ना आपके पास कस्टमर्स आते हैं। फिर कंपनीज क्या करती हैं या वेबसाइट्स इनकी होती है वो क्या करते हैं कि उन कस्टमर्स को रिटारगेट करते हैं। रिटारगेट मतलब कि एक बार कस्टमर आया तो उसको वापस रिटारगेट किया तो उसकी सेकंड जर्नी चालू हुई। जब कस्टमर के माइंड पे दिखता है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो कस्टमर लगता है कि हाँ एक ये ब्रांड है, तो उस धीमे धीमे वहाँ से ब्रांड बनने की शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे करके कस्टमर की एक जर्नी होती है पूरी की वेबसाइट पे आके पहुंचता है। फिर वहाँ से कन्वर्जन की जर्नी होती है जो मैंने अभी आपको क्लेवर कैट के थ्रू बताया, क्लेवर कैट के बारे में बताया। तो वहाँ से उस जर्नी को आप क्लोज कर सकते हैं, मतलब एक प्रोडक्ट परचेज करता है वहाँ कस्टमर की जर्नी क्लोज हो जाती है। जी जी। हाँ जी। और अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे भी थोड़ा सा आप गाइड करिए कि वहाँ पे भी कैसे है? हाँ देखो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। इनके स्ट्रैटेजी मतलब इनकी जो स्ट्रैटेजी है उनके अंदर सीधे की सीधे कि अमेज़ॉन के पास कस्टमर्स है, फ्लिपकार्ट के पास कस्टमर्स है, उनको पता है कि कौन ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट्स लेंगे। अगर आपको अपने उन चैनल्स को ग्रो करनी है तो सीधे की सीधे आपको अपनी सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कंपनीज देखती हैं, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन ई-कॉम कंपनीज देखती हैं कि किसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी है, किसका एक भी ब्रीचेस नहीं हुई। अगर आपकी ब्रीचेस है तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो सकते। आपकी सिंगल ब्रीच नहीं होनी चाहिए, आपके सिंगल डिले नहीं ऑर्डर होने चाहिए। तो ई-कॉम कंपनीज भी देखती है कि आप कितना मजबूती से सारे पैरामीटर्स को ओके करते हो। जिसने जो भी सेलर होते हैं वो सारे पैरामीटर्स को पूरे करते हैं, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं। फिर आपके कुछ इंटरनल इंप्रेशंस मिलते हैं, आपको कंपनी के थ्रू इंप्रेशन मिलते हैं, वहाँ से ग्रो करते हैं। मल्टीपल लेवल पे मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं आपके। अगर स्टार्टिंग में चालू करते हो तो ब्रॉन्ज लेवल पे अकाउंट होता है, फिर आपका धीमे धीमे सिल्वर पे पहुँचता है, फिर आपका गोल्ड पे पहुँचता है, फिर प्लेटिनम में पहुँचता है। तो डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट इंप्रेशंस मिलते हैं। उन इंप्रेशन से क्या होता है कि आप लोगों को एक विजिबिलिटी मिलती है, उस विजिबिलिटी के बेस पे एक कन्वर्जन परसेंटेज होता है 1.5-2% का। वो 1.5% के कन्वर्जन परसेंटेज के हिसाब से अगर आपको मान लो 10 लाख आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं तो 1.5-2% के कन्वर्जन के हिसाब से आपको अराउंड 8-7-8 लाख तक की सेल मिल जाती है। तो जैसे जैसे वो इंप्रेशन बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी सेल भी ग्रो करती है, और उस नंबर से आप जज कर सकते हो कि कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करना है आपको। तो ये तरीका, इस तरीके से आप अपने मतलब ई-कॉम के बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। कंदब जी, कस्टमर जो हमारे होते हैं, सेलर या कस्टमर, उनको कई बार ना वो डिसाइड नहीं कर पाते कि फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाए, अमेज़न पे अकाउंट बनाए। ठीक है। आपने तो दोनों पे काम किया ठीक है। ठीक है, और सक्सेसफुल आप रहे हैं। तो आप गाइड करिए कि दोनों पे अकाउंट बना के सेल करना चाहिए या अमेज़न या फ्लिपकार्ट कोई एक चुनना मेरे हिसाब से ना आज की डेट पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट, आपको हर जगह अगर आपको ब्रांड बिल्ड करना है तो आपको हर जगह होना पड़ेगा। सब लोग स्ट्रेटजी डिफरेंट है। अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह बात करते हैं हम लोग, तो अमेज़ॉन Tier 1 सिटीज़ के अंदर टॉप कैटेगरी में आता है। उसके कस्टमर्स का जो परसेंटेज है या उसके जो कस्टमर का थॉट है वो डिफरेंट है। फ्लिपकार्ट के कस्टमर का थॉट डिफरेंट है। मुझे मतलब अभी तक जर्नी में ये समझ में आया है कि अमेज़ॉन का जो कस्टमर होगा, अगर मैं 100 रुपये की चीज़ अमेज़ॉन बेच रहा हूँ, 90 रुपीज़ की चीज़ फ्लिपकार्ट बेच रहा हूँ, तो ऐसे 5% ही कस्टमर्स होते हैं जो दोनों को कंपेयर करके वहाँ से 95 रुपीज़ की चीज़ लेंगे। अमेज़ॉन कस्टमर अमेज़ॉन पे वो 100 रुपये में ले लेंगे, फ्लिपकार्ट कस्टमर फ्लिपकार्ट वो 95 रुपीज़ में वो प्रोडक्ट को वो परचेज़ कर लेंगे। अब जो फ्लिपकार्ट की ग्रोथ है ना, वो फ्लिपकार्ट की ग्रोथ करना एज़ कम्पेयर टू अमेज़न थोड़ा सा ईजी है। क्यों?
क्योंकि उनके जो मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स इतने टफ नहीं है। आप बेसिक मैट्रिक्स को सारे पूरे करते जाओगे, आपकी ग्रोथ होती जाएगी मंथ ऑन मंथ। लेकिन अमेजोन के अंदर उनकी एल्गो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अगर अमेजोन में सिंपल है, आप अमेजोन के अंदर एक FB होता है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में क्या होता है कि आपको अमेजोन के वेयर हाउस पे प्रोडक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं जयपुर से सेल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोडक्ट क्या कहते हैं, राजस्थान के अंदर दिखेगा, नॉर्थ में दिखेगा, लेकिन तमिलनाडु में किसी कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट कितना भी ऐड चलाऊँ वो दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट है ही नहीं। और यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट तमिलनाडु भेजता हूँ तो वहाँ पहुँचने की जर्नी 7 दिन है। तो कस्टमर का कैंसिलेशन परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो जर्नी के कारण। तो अमेज़ोन ये कहता है कि आप तमिलनाडु के FB में प्रोडक्ट लिखवाओ या फिर कर्नाटक में प्रोडक्ट रखवाओ, जिससे उसकी प्रोडक्ट की सप्लाई 1 दिन के अंदर हो। तो अगर आप 1 दिन में सप्लाई कर पा रहे हो तो आप ग्रो बहुत फास्ट करोगे। ऐसा फ्लिपकार्ट में भी है, पर फ्लिपकार्ट के पैरामीटर्स में इतना मतलब मेन पॉइंट ये नहीं है, लेकिन अमेज़ोन के अंदर बहुत बड़ा मेन पॉइंट यही है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को पूरा करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो। अगर हम अपनी खुद की वेबसाइट से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो क्या वो बेनिफिशियल होगा इन कंपैरिजन टू? यार हाँ, एक अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म में बात करो तो अपनी वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करना बहुत मतलब फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि आपको कस्टमर के बारे में पता चल जाता है। आपको कस्टमर कौन है, कस्टमर कहाँ से है, कस्टमर का फ़ोन नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो उससे क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट में एक पार्ट पे बात करते हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है तो आपको रियल फीडबैक मिल सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और कस्टमर को वापस देना है तो वापस देने के लिए आपको कस्टमर तक रीच करना बहुत आसान है। आप जैसे कस्टमर प्रोटीन ले रहा है, अगर वो प्रोटीन को डेली यूज़ करता है तो हमको पता है 1 किलो का प्रोटीन है 30 डेज़ में ख़त्म हो जाएगा। हम 35th डे पे हम लोग रिटारगेटिंग कर देंगे उसको। रिटारगेटिंग कैसे कर लेंगे? हमारा सिस्टम ऑटोमेट करके उसको एक व्हाट्सएप पे लिंक भेज देगा कि आपका प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है, आप रीपरचेज कर सकते हैं, ये 10% एक्स्ट्रा कूपन स्पेशलाइज्ड फॉर पारस ओनली। तो वो पर्सनलाइज, जब यहाँ पे कस्टमर को लगता है कि पर्सनलाइज मुझे कूपन कोड मिल रहा है तो कस्टमर वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उससे क्या है कि आपकी रीटारगेटिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपका कस्टमर से कनेक्शन काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। तो उससे आप और फिर आपकी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं है। मतलब आप पहली बार अगर आपको कस्टमर को आप ना अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो, उसको उसको ना कन्वर्ट करने के लिए आप 300 रुपये 400 रुपये या 500 रुपये खर्च कर रहे हो, तो वो सेकंड टाइम पे वो खर्चा नहीं है आपका। तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है आपके लिए। तो मतलब खुद की वेबसाइट पे एफर्ट्स मारना मतलब बेस्ट है, आपको कंट्रोल हाँ मिल बेस्ट जाता है, है। लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल्स है मुझे अभी जो लगते हैं कि जैसे ब्लिंकिट या अदर प्लेटफॉर्म 8-9-10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर रहा है, तो वो डिलीवरी वेबसाइट में करना बहुत बड़ा चैलेंज है अपनी वेबसाइट से। तो वो चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तो कंपनीज नहीं सोच रही है, लेकिन फ्यूचर में मल्टीपल ऑप्शन सोचना पड़ेगा उनको भी। बिल्कुल। वेयर हाउसिंग, जैसे मल्टीपल वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, और लेकिन वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन चेंज होती है चीज़ें। जैसा कि मैं अभी तक समझ पाया हूँ, मुझे आप ये थोड़ा सा गाइड करिए कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में या कोई अदर वेबसाइट में कितना आपका रहता है? या कंपैरिजन करें तो वेबसाइट्स के अंदर मार्जिन ज़्यादा है, लेकिन वेबसाइट में एक लूप होल है कि आपका डिलीवरी आपको मार लेती है। अगर आपका अगर डिलीवरी परसेंटेज अगर हाई है, कस्टमर प्रोडक्ट को ले रहा है, हमेशा ले रहा है, अगर वो बहुत लो है, मतलब अगर आपका मेनली मार्केट में 25% कैंसिलेशन या डिलीवरी चलता है, अगर वो आपने उस पर मेंटेन कर लिया तो आप प्रॉफिटेबल बना लोगे अपने बिजनेस को। लेकिन अमेज़न और फ्लिपकार्ट में आपको ये फ़ायदा है कि आपका कैंसिलेशन के टाइम पे आपका खर्चा नहीं आता, तो वो एक प्लस पॉइंट आ जाता है वहाँ पे। अगर आपको ब्रांड क्रिएट करना है ऑनलाइन तो आपको सारे प्लेटफॉर्म्स पे होना पड़ेगा। सब प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी पॉइंट्स हैं। वेबसाइट्स के अंदर आपका ब्रांड क्रिएट होगा, आप कस्टमर्स आपके पास आएंगे। अमेज़न फ्लिपकार्ट के अंदर आपको सेल मिलेगी, वो सेल से आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा आपका। और जैसे आपने रेवेन्यू परसेंटेज की बात की थी, ऑफ कोर्स वेबसाइट पे रेवेन्यू हमारा मतलब प्रॉफिट मार्जिन थोड़े ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़न फ्लिपकार्ट। लेकिन अमेज़न फ्लिपकार्ट से आपकी सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वहाँ पे वो पूरा कर देती है चीज़ें। इसका कोई बेसिक कोई मंत्रा है जिसमें हम लोग कन्वर्जन रेट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर पाएँ अपना? कन्वर्जन रेट को यार इंक्रीज़ करने के लिए ना मल्टीपल ऑप्शंस है। मैंने जैसे बताया आपको कि वेबसाइट में आपको कस्टमर्स मिलते हैं, तो कस्टमर से सीधे कनेक्ट होना सबसे आसान तरीका है ना। लेकिन आप सारे कस्टमर से तो कनेक्ट हो नहीं सकते सीधे। तो जो कस्टमर से कनेक्ट नहीं हो सकते, उन कस्टमर्स के लिए आपकी वेबसाइट में एक सेगमेंट होता है
है ना, शॉपेबल वीडियोस का। तो क्लेवर कैट के जो शॉपेबल वीडियोस है ना, अब वो वीडियोस को जब कस्टमर देखता है तो वो समझ पाता है कि यार कि प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी कैसी है, कंपनी की जर्नी भी वहाँ दिखती है, कौन इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, कौन प्रमोट भी करते हैं, कुछ यूज़ भी करते हैं, और रियल टेस्टिमनी आपको ना उस वेबसाइट पे उन वीडियोस में दिख जाती है। तो जब वो सबसे मुझे मतलब अभी शायद मतलब 6-7 महीने साल भर से कंपनीज इन वीडियोस को यूज़ कर रही है, और इन वीडियोस को यूज़ करने से सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा, मतलब हमारी खुद की वेबसाइट्स का ना ग्रोथ डबल हो गया। जो कन्वर्जन पहले हमारा 1.5-2% था, अब उन वीडियोस के थ्रू हमारा कब से 30% आ रहा है, मतलब कन्वर्जन परसेंटेज कहे तो 3.5% तक पहुंच गया। तो वो काफ़ी हेल्पफुल है हमारे लिए। मेरे साथ ऐसे बहुत से मेरे जो क्लाइंट्स हैं, सेलर्स हैं, वो सब अभी आपका चैनल देख रहे हैं, ठीक है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि वेबसाइट पे जो रिव्यू का सेक्शन होता है, हाँ, क्या उससे कस्टमर इन्फ्लुएंस होता है? जब वो परचेजिंग करने आता है तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है रिव्यू सेक्शन से? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। कस्टमर की जो एक जर्नी होती है ना प्रोडक्ट परचेज़ करने की, उस परचेज़ करने की जर्नी के अंदर जो रिव्यू होते हैं वही सबसे मेन पार्ट होता है। मतलब आप ये समझ लो कि कस्टमर आपसे बात तो कर सकता नहीं है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, है ना। तो वो जो रिव्यूज़ होते हैं वही आपके वर्ड्स होते हैं, आप ये समझ लो। अगर वो वर्ड्स के अंदर साफ साफ लिखा है कि प्रोडक्ट्स इज़ गुड, तो वो कस्टमर लगता है प्रोडक्ट इज़ गुड। उस पर लिखा है कि वंस ट्राई दिस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कस्टमर को लगता है कि हाँ इसको ट्राई करना चाहिए। तो लेकिन उस पर लिखा है कि प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कस्टमर तुरंत कन्वर्ट वहाँ से मतलब कैंसिल कर देता है प्रोडक्ट को। तो रिव्यू सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हर कंपनी को उस सेगमेंट पे के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना प्रोडक्ट आपका ग्रो कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल। और जो कंपनीज है इनके लिए भी रिव्यूज़ बहुत मैटर है, उसको वो बहुत सीरियस लेती है। अगर आपका रिव्यू परसेंटेज 3.2% से नीचे गिरता रहता है तो आपकी लिस्टिंग भी ब्लॉक हो जाती है। मेरा एक बेसिक सा एक सवाल है कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है क्विक कॉमर्स। अभी कुछ सालों तक ई कॉमर्स की बड़ी वो थी, पहुंच थी। अभी एकदम से क्विक कॉमर्स पे स्विच करना क्या बेटर होगा? नहीं, देखो अभी क्या है कि कस्टमर्स का है ना जो परचेज़ करने का जो टाइम स्लॉट है ना वो बहुत चेंज हो गया। पहले कस्टमर सोचता था कि यहाँ प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया 7 दिन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं कस्टमर्स को। अब बीच में फिर कस्टमर सोचने का हाँ ठीक है, अभी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ने एक दिन में प्रोडक्ट देने लग गए, ओके। लेकिन अब कस्टमर को 10-12 मिनट में प्रोडक्ट चाहिए। वो कस्टमर वही सोचता है कि अगर 10-12 मिनट के अंदर प्रोडक्ट आ रहा है तो वो पहले प्रायोरिटी होती है, चाहे वो 50 रुपये महंगा हो, कस्टमर को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले क्विक कॉमर्स के प्रोडक्ट ही परचेज़ करेगा। तो मतलब जैसे जैसे मतलब लोग पहले मूवीज़ देखते थे, धीमे धीमे रील पे स्विच कर गए, तो वैसे ही परचेज़ करने भी कस्टमर का जो टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैं जानना चाह रहा था कि अपना जो बिज़नेस है, ई कॉमर्स का बिज़नेस है, तो उसमें क्विक जो कॉमर्स है उसमें आने का क्या मतलब वेज़ हैं, क्या तरीके हैं? यार तरीके तो क्या है कि फिक्स पैटर्न है इन सब पे आने के, कि आप मल्टीपल, जैसा अगर आप अपना बिजनेस आप है ना राजस्थान से ऑपरेट करते हो, और मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ना हरियाणा में बेचना है, मुझे क्या कहते हैं दिल्ली में बेचना है, मुझे तेलंगाना में बेचना है, या मुझे हैदराबाद मतलब मुझे महाराष्ट्र में बेचना है, तो सबसे पहले मेरे को वहाँ पे अपना GST रजिस्टर करना पड़ेगा। अब वो GST रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस ये है कि आपको वहाँ पे अपना ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा। वो ऑफिस वर्चुअल ऑफिस भी हो सकता है, या फिर आप अपना ऑफिस भी क्रिएट वहाँ पे एक ऑफिस सेटअप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको उस प्लेस की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा, जैसे APO भी कहते हैं। फिर वो सब कुछ ये प्रोसेस लीगल प्रोसेस होने के बाद आपके प्रोडक्ट्स वहाँ के स्टोर्स पे जाएंगे। वहाँ के जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं वो डार्क स्टोर्स कहते हैं, और एक उनका मेन सेंटर हब रहता है। उस सेंटर हब पे प्रोडक्ट जाएंगे, वहाँ से वो आपके प्रोडक्ट सारे डार्क स्टोर डिफरेंट जगह पहुँच जाएंगे। अब मेन गेम यहाँ से चालू होता है। क्यों? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कर्नाटका के अंदर आपके 50 डार्क स्टोर हैं, है ना, 50 डार्क स्टोर में आप बेसिक इन्वेंट्री भी रखोगे ना, 20 भी इन्वेंट्री रखोगे, तो 1000 पीसेस आपके वहाँ पहुँच गए। अब हर कंपनी के लिए, अगर छोटे कहें या मीडियम साइज़ कंपनी के लिए 1000 पीसेस एक प्रोडक्ट के रखने बहुत टफ पड़ता है। तो फिर अगर वो दूसरे स्टेट में रहेगा, फिर तीसरे स्टेट में रहेगा, अगर वो 5 स्टेट में काम कर रहा है, तो एट ए टाइम 5000 प्रोडक्ट तो उसको स्टोर पे चाहिए। वो 5000 प्रोडक्ट 10 दिन में 15 दिन में बिक जाएंगे, तो 5000 प्रोडक्ट ट्रांजिट में चाहिए, 5000 प्रोडक्ट बेच दोगे आप। फिर वही 5000 प्रोडक्ट आपको बनाने के लिए रेडी करना पड़ेगा, मतलब एट ए टाइम आपको 15000 प्रोडक्ट तो आपको स्टॉक में चाहिए। तो इसलिए ही बहुत सारी कंपनीज़ का यहाँ ब्लिंकिट पे बेचना बहुत टफ है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पूरी साइकिल भी कन्वर्ट करोगे ना, तो 15000 प्रोडक्ट अगर बेसिक 5 स्टेट में भी काम करोगे ना, तो वो रोटेशन के अंदर चाहिए आपको।
तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर ब्लिंकिट में कोई प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, प्रोडक्ट में दम है, तभी वो काम कर पा रहा है वहाँ ब्लिंकिट में, नहीं तो वो करना पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का क्या कोई ये कोई बहुत बड़ा टास्क है या हम ला सकते हैं ट्रैफिक? टास्क तो अगर आपको पता है तो कोई भी टास्क बहुत मुश्किल नहीं है, मैं ये सोचता हूँ, है ना। देखो ट्रैफिक के ना मल्टीपल तरह के ट्रैफिक होता है ना। एक बेसिक में बात करते हैं तो पेड ट्रैफिक होता है जिसको आप ऐड के थ्रू लेके आते हो, और दूसरा ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है जो कस्टमर आपका प्रोडक्ट को समझते हैं, जानते हैं, या फिर आपके ब्रांड के बारे में सुना होता है, या फिर आपका एसईओ इतना स्ट्रॉन्ग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो गूगल पे हम लोग करते हैं वो एसईओ इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप टॉप कैटेगरी में, जैसे आपने प्रोटीन सर्च किया फॉर एग्जांपल क्रेटीन, तो आपका एसईओ बहुत अच्छा कर रखा है आपने, तो और आप ना फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे दिख गए, तो उससे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक और आ जाएगा। तो ये मल्टीपल तरीका। मैं बात करता हूँ आपसे पेड ट्रैफिक पे। तो पेड ट्रैफिक अगर हम लोग क्या कहते हैं वेबसाइट के उस बात करें तो मेटा एड से ला सकते हैं, गूगल एड्स के थ्रू ला सकते हैं। गूगल एड्स के थ्रू भी उसकी पूरी एक है ना फनल होती है। फिर फर्स्ट फेज़ में आप जो ट्रैफिक लेके आओगे वो आप सीधे ट्रैफिक सेक्शन को मीट करोगे, है ना। फिर उससे ना कन्वर्जन पॉइंट पे आओगे, आप सेल्स वाले पार्ट पे आओगे, तो सेल्स वाले पार्ट में आप उसको सेल्स रिलेटेड मतलब कंटेंट दिखेगा। अब इस पूरी जर्नी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके का जो कंटेंट है, आपका जो इन्फोग्राफिक है या आपका जो वीडियो है वो किस तरह का है। अगर वो वीडियो की क्वालिटी बहुत हाई है और उस आप सारे पैरामीटर्स आप बता रहे हो कि प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, प्रोडक्ट को कौन लोग यूज़ करते हैं, अगर आप ये सारे पैरामीटर्स उसके अंदर वीडियो के अंदर है तो मोस्ट प्रोबेबली कस्टमर कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। अगर हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक में पे आते हैं तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर कस्टमर मतलब कि कस्टमर चाहता है प्रोडक्ट को लेना, तभी वो ऑर्गेनिकली आ रहा है। फॉर एग्जांपल उसने आपका ब्रांड सर्च नहीं किया, उसने क्यूंस लैब सर्च नहीं किया, उसने सर्च किया वे प्रोटीन, लेकिन आप टॉप पे हो तो उसको लगता है कि हाँ यार ये तो चार प्रोडक्ट है, वो रेट कंपेयर करता है ना। वो आपके वो क्या कहते हैं क्लेवर कैट के जो शॉपेबल वीडियोस है उन वीडियोस को उस वीडियो को देख के उसको दिखता है कि हाँ प्रोडक्ट लोग ले रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब वहाँ से वो उसने अपने एक टिक मार्क करा प्रोडक्ट के बारे में। तो वो सारे पैरामीटर्स वहाँ पे चेक करता है कि वहाँ पे पैरामीटर्स ओके लगता है तो ऑर्गेनिक वाला कस्टमर वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑर्गेनिक मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक जो क्या कहते हैं ट्रैफिक आ रहा है वहाँ का कस्टमर का कन्वर्जन ज़्यादा बेटर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू पेड, क्योंकि पेड में आपको मल्टीपल टारगेटिंग करनी पड़ती है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन सबको आपको पॉइंट्स को पूरा करोगे तो आप है ना वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो, आप अपनी वेबसाइट पे ला सकते हो। दूसरा, अगर आप ई कॉम के बारे मतलब आप अमेजन फ्लिपकार्ट के बारे में बात करते हो तो उनके अपने खुद के एड्स है। अमेजन में अमेजन एड्स है, फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट एड्स है। तो फ्लिपकार्ट बात करें तो फ्लिपकार्ट को पता है कि कौन कस्टमर प्रोटीन लेता है, तो वो फ्लिपकार्ट की जो टारगेटिंग होती है वो उसी तरह से टारगेटिंग होती है, उनमें बिडिंग होती है। तो बिडिंग का मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की बिडिंग है 15 रुपये, तो अगर मैं 15 रुपये लगा रहा हूँ, चाहे मैं नया ब्रांड हूँ या पुराना ब्रांड हूँ, उसकी टॉप बिडिंग 15 रुपये की है और मैं 16 रुपये लगा रहा हूँ, तो मैं टॉप पे रहूँगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब वहाँ पर मैटर करता है कि मेरे प्रोडक्ट की इन्फोग्राफिक्स कितने सुंदर है, वहाँ पे मैटर करता है कि मेरे प्रोडक्ट की रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं, है ना, मेरी स्टार रेटिंग कितनी अच्छी है। तो वो सारे पैरामीटर्स ओके हैं तो आपका प्रोडक्ट हाई बिडिंग पे काम करता है। अगर आपके प्रोडक्ट में रिव्यूज़ नहीं है, इन्फोग्राफिक्स अच्छे नहीं है, तो हाई बिडिंग कभी मत लगाओ, सिर्फ पैसा बर्न हो जाएगा आपका। तो सेम अमेज़ोन पे भी काम करता है। तो जब बिना एड सेक्शन के ना ट्रैफिक, मुझे लगता है कि ट्रैफिक लाना पॉसिबल नहीं है, और नए ब्रांड को तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उसको तो पेट पे काम करना ही पड़ेगा, लेकिन स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आँख बंद करके पैसा बर्न कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आँख बंद करके बर्न हो जाता है। लोग कभी कभी स्टार्टिंग में सोचते हैं 1 के रॉयस पे काम करते हैं, तो 1 के रॉयस पे काम करते करते उनको ये लगता है कि हाँ कल तो सेल आएगी, कल 2 हो जाएगा, परसों 3 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उनको ऐड को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 1 रोएस का प्रोडक्ट कल 3 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके ऐड में कमी कहाँ है। ऐड में कमी होने का ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं, कि आपका वीडियो सही नहीं है, आपका टारगेटिंग भी सही नहीं है, क्योंकि एक टारगेटिंग बहुत मैटर करता है। अगर टारगेटिंग आपकी बहुत क्लियर नहीं है, आपको कस्टमर का वीडियो क्लियर नहीं है, तो आपका पैसा बर्न होना तय है। और डिफरेंट तरीके हैं कि आप उसको 5 के रॉयस पे 7 के रॉयस पे लाके आप है ना अपनी सेल को एक सही नंबर पर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो आप डिफरेंट ऐड से ट्राई करो, डिफरेंट ऑडियंस से ट्राई करो, डिफरेंट आप ना इन्फोग्राफी ट्राई करो। आपको एक ऑडियंस क्रिएट मिलती है जिस पर आप एग्जैक्टली काम कर सकते हो, फिर उसको स्केल करो। तो इस तरीके से ना हम लोग ट्रैफिक को और कन्वर्जन को दोनों एक साथ कर सकते हैं।
गंधर्व सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है, हालांकि मेरे जो ऑडियंस उनको काफ़ी मदद मिलेगी। मुझे आप ये बताइए कि क्या ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे या पेड में आसान क्या रहेगा, अगर कोई अभी स्टार्टअप है या नहीं 6 महीने बिल्कुल 7 महीने? पेड ट्रैफिक ही आसान है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आए, क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कोई ब्रांड आपके ब्रांड को कोई जानता ही नहीं है, और आपके ब्रांड को जानता ही नहीं है तो वो क्या कहते हैं वेबसाइट पे क्यों क्या करने आएगा। जैसे तो आपकी फैमिली लोग जानती है वो आ जाएंगे, वो 4-5 ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो जाएगा बस आपका। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक को रीच करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल पे पहुंचना पड़ता है, आपके ब्रांड को स्टैब्लिश करना पड़ता है, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए कि प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो इस सारे पैरामीटर्स पूरे होने के बाद ही आपको वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक गेन होता है, नहीं तो वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। और पेड ट्रैफिक हमेशा नुकसान में होता है, क्योंकि पेड ट्रैफिक से आप कस्टमर को, अगर आप 100 रुपये और 500 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 500 रुपये तो आपको कस्टमर को लाने में लग जाते हैं, और वो 500 रुपये जो कस्टमर में लाए तो आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते। तो ये डिफरेंस है। तो मुझे आप समझाइए कि क्या ऐसा कौन सा लेवल है जब सेलर अपना मेटा ऐड लगाए? क्या वो 1 साल रुके, 2 साल रुके, या फिर जब अपने वेबसाइट को लेके बहुत वो कॉन्फिडेंट फील करे उसके बाद लगाना चाहिए? देखो वेबसाइट मतलब आपको अपना मतलब वेबसाइट बोलो, या फिर आप एक छोटे एग्जांपल में समझते हैं। आप जैसा आपने एक स्टोर खोला, जी। ठीक है, आप कस्टमर की एंट्री कब करते हो अपने स्टोर के अंदर? जब आपका पूरा स्टोर रेडी हो गया, बेशक। आपकी सारी ड्रॉर सेटअप हो गई, आपकी लाइटिंग सेटअप हो गई। तो वैसा ही वेबसाइट के केस में भी है। वेबसाइट भी आपका ऑनलाइन स्टोर है, आप उस ऑनलाइन स्टोर के अंदर पहले आप अपने स्टोर को रेडी करो, स्टोर परफेक्ट सेट करो, क्योंकि स्टोर सेट बिना तो वो कस्टमर किसी काम का नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने आधे में रैक लगा दी और आधे में आपका काम चल रहा है, सब पॉसिबल है? कस्टमर परचेज करेगा और नहीं करेगा, वो उसका एक्सपीरियंस ही खराब हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस देना है ना, तो आपको अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आपको स्टोर परफेक्ट करना पड़ेगा। स्टोर परफेक्ट होने के बाद फिर आप ट्रैफिक लाने पे काम करो, फिर धीमे धीमे ट्रैफिक लाने के बाद आपका कस्टमर समझ जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है आपकी, तो वहाँ से कन्वर्जन चालू हो जाएगा। फिर मल्टीपल ऑप्शंस है मार्केट में, वो सब यूज़ करके आप अपने क्या कहते हैं कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आपने शॉपिफाई को ही क्यों चूज़ किया? यार शॉपिफाई मुझे लगता है वर्ल्ड का सबसे ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म लगा मुझे, और वहाँ पे कोई भी चेंजेस करना काफ़ी आसान है। और हालांकि बहुत महंगा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एवरेज कॉस्ट है उसकी, लेकिन बहुत मतलब उस कॉस्ट के अंदर हम लोग वो चेंजेस कर सकते हैं, वो काफ़ी बहुत महंगा नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल। हाँ। तो रेकमेंड करेंगे आप किसी को जो नया सेलर है कि वो शॉपिफाई पे आए? हाँ मतलब मुझे तो लगता है कि मतलब 70-80% वेबसाइट तो शॉपिफाई पे ही है, और स्टार्टिंग के लिए शॉपिफाई बेस्ट ऑप्शन है। अगर उसका लगता है कि बहुत हाई ट्रैफिक हो गया तो वो फिर खुद के प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकता है।